तो जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन ये हमारा एपी में आता है, ठीक है। तो याद रखना एपी में अरिथमेटिक मीन होता है, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कहीं पे लिखा है इफ़ ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को हटा दो। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी। तो हम बोलेंगे कि जो बी है हमारा वो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म हटाओ तो जो बचेगा उसको हम अरिथमेटिक मीन बोल देंगे, किसका, बिटवीन ए एंड सी का, ओके। सिमिलरली सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, इफ़ ए बी सी डी आर इन ए पी कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट टर्म हटाओ तो हम बोलेंगे कि हमारा बी एंड सी आर द अरिथमेटिक मीन, टू अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इस बार दो अरिथमेटिक मीन है, इस केस में एक अरिथमेटिक मीन था, एक ही था मिडल टर्म, यहाँ पे देखो दो बीच में टर्म आ रहे हैं। तो बी एंड सी आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड डी, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली अगर ए बी सी डी ई आर इन ए पी है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म हटाएंगे और बोलेंगे कि बी सी डी आर थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड ए, ओके। तो अरिथमेटिक मीन का मीनिंग समझे, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब समझे, बस फर्स्ट और लास्ट टर्म को हटा देना है, बीच में जितने टर्म्स बचेंगे वो सब अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे, ओके। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, इसमें हमको बोलेगा कि टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हमको हमेशा अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने बोलेगा कि सपोज एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने बोल रहा है ए और बी, वेयर ए एंड बी आर द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ओके। ए और बी क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो सपोज मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, ठीक है। मान लो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, AN तक, ये सारे अरिथमेटिक मीन्स मैंने बीच में इंसर्ट किए। ये सब क्या अरिथमेटिक मीन्स है, ये मैंने इंसर्ट किए, कितने, एन अरिथमेटिक मीन A1 से लेके AN तक, एन अरिथमेटिक मीन्स मैंने इंसर्ट किया। और ऐसे इंसर्ट किया कि A से लेके B तक ये पूरा जो सीक्वेंस है ये मेरा AP बन जाए, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस मेरा आर इन AP, ये पूरा सीक्वेंस मेरा AP बन जाए। तो अगर ये AP बन गया तो देखो इसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये मेरा AP का आप देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो A होता है, ओके। सेकेंड टर्म मेरा होता है A प्लस डी, तो A1 जो होगा वो मेरा A प्लस डी हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है A2 ये मेरा हो जाएगा A प्लस 2D। सिमिलरली A3 मेरा हो जाएगा A प्लस 3D, क्योंकि AP को तो हम यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट टर्म से देखना शुरू करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है मेरा A प्लस डी। भले ही मैंने यहाँ A1 लिखा है, कैपिटल A1, लेकिन है तो एक्चुअल में वो इस AP का सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म होता है A प्लस डी। सिमिलरली A2 लिखा है लेकिन है एक्चुअल में ये थर्ड टर्म, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। सिमिलरली A3 कितना हो जाएगा A प्लस 3D। सिमिलरली A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है, ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है सबस्क्रिप्ट में, 4 है तो A प्लस 4D हो रहा है, 3 है तो A प्लस 3D हो रहा है। सिमिलरली AN क्या होगा मेरा, AN होगा A प्लस ND, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा, देखो ये इसका अगला टर्म है, तो अगला टर्म होगा तो A प्लस N प्लस 1D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे N जा रहा है तो इसका अगला एक टर्म बढ़ेगा, जैसे यहाँ थर्ड 3 से 4 हो रहा था, 2 से 3 हो रहा था, एक एक बढ़ रहा था, तो N के बाद अगला टर्म B है, तो यहाँ N है तो यहाँ पे हो जाएगा N प्लस 1, ओके। तो अब सपोज मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, तो मैं यहीं से माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे देखो A प्लस N प्लस 1 इंटू डी, A प्लस N प्लस 1 इंटू डी, ये मेरा B के इक्वल लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा nth टर्म है एकदम लास्ट वाला टर्म, ये मेरा B के इक्वल है, मेरे को पता है ये टर्म मेरा B है, देखो इसको मैंने B के इक्वल कर दिया। यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, D की वैल्यू आएगी, देखो A को राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा B माइनस A, ओके। और इसके साथ जो N प्लस 1 इंटू में है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो N प्लस 1, ठीक है। तो ये जो मेरा D आया, अगर D की वैल्यू मैं ये रखूँ B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ठीक है। D की वैल्यू अगर यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मैं रखूँ B माइनस A अपॉन N प्लस 1, तो जो ये मेरे अरिथमेटिक मीन्स जो मैं बीच में इंसर्ट करूँगा, ये पूरी सीक्वेंस मेरी AP में रहेगी, ठीक है। इस सीक्वेंस को AP में रखने के लिए मेरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ठीक है, B A और नीचे N प्लस 1। तो देखो जो ये रिलेशन आया ये किसी भी अरिथमेटिक मीन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, AB यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जो कि हमेशा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। ये N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने कितने आपने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N क्या है,
एन है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, कितना अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किए वो वाला एन है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मत ले लेना कि ए से बी तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+2 होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा, देखो ये तो n मैंने इंसर्ट किया और एक ये दो और ऐड कर दो तो n+2 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसको मत ले लेना वहाँ पे। तो ये जो n होता है ये होता है कि कितने आपने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। ओके, तो ये हुआ कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कि अगर आपको कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना इंसर्ट करें और हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहे, तो आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो जो मैंने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं a और b के बीच में उनका सम कितना होगा, यानी कि a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन कहाँ तक an तक, ठीक है। तो जो मैंने a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे और नाम दिया था मैंने a1 a2 a3 एंड सो ऑन कहाँ तक an तक, ठीक है, ये n अरिथमेटिक मीन्स ये कितने थे, ये n थे। ओके, तो इन्हीं का मेरे को सम पूछ रहा है कि अगर अच्छा बताओ इनका सम कितना होगा अगर हम सम निकालें। तो ही मैंने बताया था कि जब इसको इंसर्ट करेंगे और d की वैल्यू मैंने पीछे निकाला, d की वैल्यू आई थी b - a/n+1, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर मैं ये रखूँ तो मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगा, मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगा। और ये देखो ये क्या आया था, मेरा a+d आया था, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, तो ये सेकंड टर्म है, ये पूरा एपी में रहेगा तो ये सेकंड टर्म रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, सेकंड टर्म है तो a+d रहेगा, इसमें ज़्यादा क्या सोचना है। और ये देखो a2, ये मेरा थर्ड टर्म है, लिखा मैंने a2 है लेकिन एक्चुअल में थर्ड टर्म है, यहाँ से अगर काउंट करो तो ओके, तो थर्ड टर्म है यानी a+2d। तो ऐसे करते करते मैंने बोला था कि अच्छा an हो जाएगा a+nd, क्योंकि जो यहाँ नंबर है वही साथ में d का मल्टीपल हो रहा है, a3 है तो a+3d होगा, तो an है तो a+nd होगा। इसके अकॉर्डिंग ये जो लास्ट वाला टर्म था ये था a+n+1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि ये n है तो इसका अगला टर्म n+1 होगा। तो बस ऐसे रिलेट करके मैंने बोला कि जो a की वैल्यू है a+n+1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है वो b के इक्वल है, ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले इसलिए मैंने एक बार और बता दिया। तो देखो यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ, इनका सम निकालूँ, मैंने नाम दे दिया Sn, अरिथमेटिक मीन्स के सम को अगर मैंने नाम दे दिया Sn, तो अब मैं सम निकालूँ तो ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है a1 और लास्ट टर्म है an, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का ठीक है, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म a1 है, लास्ट टर्म an है। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n/2 ब्रैकेट में a1 कितना था मेरा, देखो a1 कितना a+d, तो यहाँ रख दो a+d प्लस an कितना है मेरा, an मेरा a+nd, यहाँ रख दो। ओके, रख दिया मैंने। तो एक लाइन और अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में, देखो a+a कितना हो जाएगा 2a प्लस, अच्छा इसको अभी 2a मत लिखो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो मैंने कहा, तो a+a, ठीक है, a+a और d को एक साथ लिख लो, अच्छा d कॉमन ही ले लो, चलो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, d मैंने कॉमन ले लिया इस वाले d में से और इस वाले d में से कॉमन ले लूँगा तो n+1 बचेगा, देखो यहाँ लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो इतना टर्म मेरा क्या है, b है, इतना टर्म मेरा b है, देखो a+n+1 इंटू डी इज b, देखो a+n+1 इंटू डी इज b, तो इसको b से रिप्लेस कर दो तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ब्रैकेट में a, ये वाला a प्लस इस पूरे को रिप्लेस कर दो b से, ठीक है, तो ये रहा मेरा एक और फॉर्मूला मिल गया हमको Sn का। ये Sn कितना है, ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ओके, तो इसको भी एक याद रखना। तो अभी आपको दो फॉर्मूले मिल गए, एक ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मिल गया और एक ये सम का फॉर्मूला मिल गया, तो इसको भी ब्रैकेट में हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है, ये 2 है। ओके, यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो सकता है, यहाँ n से बचना, n वाली मिस्टेक से बचना। यहाँ पे n है कि कितने आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है एपी का, तो यहाँ लिख लेना अच्छे से हाईलाइट करके, जो n है वो है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड, ठीक है, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मत ले लेना एपी का,
जब भी n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे a और b के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 था, अभी पीछे भी बताया था मैंने, ठीक है। तो एक बार और लिख दिया, ये जो n है ये नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड है यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, इफ 101 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 99 देन सम ऑफ AMs, यानी कि अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देखेंगे। तो SN का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + b, सिंपल सा फॉर्मूला था। तो यहाँ से अगर हम S ऑफ 101 निकालना है, क्योंकि 101 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए हैं, तो S ऑफ 101 निकालना है। अब देखो ये n था कि कितने इंसर्ट हुए हैं, या ओके AP में कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हुए हैं, तो 101 इंसर्ट हुए हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में a + b। a और b होते थे हमारे लास्ट टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स होते थे। फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और 99 मेरा लास्ट टर्म है। देखो a और b के बीच इंसर्ट करते थे, तो जिनके बीच में इंसर्ट करना है a और b वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो बस पुट कर दो, सिंपल। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 101 इंटू 99 + 100 डिवाइड बाई 2। तो ये वाला जो है फिगर, ये पहले भी कई बार हमारे सामने आ चुका है। इसका आंसर जितना मेरे को याद है सॉल्व होकर 50-50 आता है, ठीक है। ये चीज़ कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं, तो कर लेना सॉल्व, 50-50 आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67, फाइंड अरिथमेटिक मीन्स। तो उन अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालनी है जो हमने 4 and 67 के बीच में इंसर्ट किया है। तो देखो अरिथमेटिक मीन तो तभी निकालोगे जब तुमको कॉमन डिफरेंस पता होगा। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था b - a/n+1, ओके। तो दिस माइनस दिस, क्योंकि b - a है तो ये a होता है, ये b होता है। तो 67 - 4/n+1, n होता है कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, तो 20 + 1, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 21। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आई, वैसे ही तो 4 और 67 के बीच में आपने जो 20 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए वो हम बता सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 4 के बाद अगला नंबर आएगा 7, उसके बाद अगला नंबर आएगा 10, उसके बाद अगला नंबर आएगा 13, उसके बाद अगला नंबर आएगा 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहेगा। तो ये जो बीच में जो ये सब नंबर्स लिखे हैं, ये सब क्या है, अरिथमेटिक मीन्स ही है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 41, ओके। और गिवन क्या है हमारे पास कि a3/an-1, मतलब कि जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है और जो n-1 अरिथमेटिक मीन है उनका रेशियो 2/5 है। तो फाइंड n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले d निकाल लो। d कितना आएगा, d की वैल्यू होती थी b - a/n+1, ओके, वेयर b इज द लास्ट टर्म एंड a इज द फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ देखो 41 है और फर्स्ट टर्म मेरा 5 है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 36/n+1। तो d की वैल्यू आ गई 36/n+1। तो इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ, देखो ये था थर्ड अरिथमेटिक मीन अपॉन n-1 अरिथमेटिक मीन का रेशियो था 2/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा a + 3d और an-1 हो जाएगा a + n-1 इंटू d। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने 3 क्यों लिखा, a3 ये मत सोचना कि थर्ड टर्म है, ये थर्ड अरिथमेटिक मीन है। तो थर्ड अरिथमेटिक मीन एक्चुअली फोर्थ टर्म होता है, तो फोर्थ टर्म यानी कि a + 3d, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। a मेरे को पता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 + 3d/5 + n-1 इंटू d। इसकी वैल्यू है 2/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 25 + 15d इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 2d - 2d, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो देखो n बस इसमें आ रहा है, n की वैल्यू निकालना इजी है। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो ऐसा हो जाएगा 25 + 15d - 10 + 2d, ओके। इसमें ऐसा करो +2d, यहाँ राइट में बस बचेगा 2nd। चलो इतना मैंने लिख दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 10 ये हो जाएगा 15 और 15d + 2d ये हो जाएगा 17d, ठीक है।
इस पूरे को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, जो कि 2d इधर से आएगा, 2d इधर से आएगा, तो यहाँ पे बस n बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 + 17d अपॉन 2d। ओके, तो ये हो गई मेरी n की वैल्यू, ये हो गई मेरी n की वैल्यू। अब इसमें क्या करूँ, d की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई थी, तो अगर यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 15 + 17 इंटू d की वैल्यू थी 36 अपॉन n+1, जो कि मैंने निकाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, डिवाइड बाय 2d, यानी कि 2 इंटू 36 अपॉन n+1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सही लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो अब अगर हम यहाँ पे, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस d की वैल्यू पुट की है इसमें, d की वैल्यू थी 36 अपॉन n+1, मैंने रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लूँ, ऊपर अगर एलसीएम ले लूँ तो n+1 इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, पूरे के नीचे n+1 दिखेगा, पूरे के नीचे n+1 दिखेगा, यहाँ हो जाएगा 15n + 15, ठीक है, और प्लस 17 इंटू 36, ऐसा कुछ था। ओके, अब देखो ये जो n+1 है इसके नीचे और इसके नीचे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, n+1 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या मेरे पास, देखो 15n + 15 और 17 इंटू 36 करके एक नंबर आएगा, वो लिखेंगे वहाँ पे। ओके, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये सेम चीज़ राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो ऐसा कुछ होगा, तो ये हो जाएगा 15n + 15 प्लस, मैं इनको मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, 17 इंटू 36 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72n। ठीक है, ये हो गया 36 इंटू 2, 72 इंटू n। ओके, तो ये हो जाएगा 15 + 17 इंटू 36 इज इक्वल टू, अब ये 15n को उठा के राइट में ले जाओ तो 72n - 15n हो जाएगा, तो 72n - 15n कितना हो जाएगा, 57n। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 627। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो और उसमें ये ऐड करो तो ये आ जाएगा 627। तो n की वैल्यू आ जाएगी 627 डिवाइड बाय 57, तो ये आ जाएगा 11। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था n = 11, तो यानी कि 11 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं मेथड 2 से करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये गिवन था a3 अपॉन a ऑफ n - 1 = 2/5, ये गिवन था, और जो सीरीज थी ऐसी कुछ थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पता था 5 और 41। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म 41। ठीक है, ऊपर a3 है, a3 यहाँ कहीं आएगा, a2 के बाद a3 आएगा, a3 यानी कि अगर AP में देखूँ तो ये a + 3d होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a + 3d। ओके, डिवाइडेड बाय a ऑफ n - 1, तो a ऑफ n - 1 क्या होगा, देखो लास्ट अरिथमेटिक मीन am था, तो इससे पहले वाला टर्म आएगा an - 1। ठीक है, इससे पहले वाला टर्म आएगा a ऑफ n - 1। तो अगर मैं इस AP को उल्टा करके लिखूँ, इसी AP को मैं पलट के लिख दूँ, तो ऐसे लिखा जा सकता है 41, an, an - 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक, a2, a1 और 5 तक। ठीक है, इसी AP को मैंने पलट के लिख दिया। तो देखो अब ये मेरा फर्स्ट टर्म हो रहा है, ये मेरा सेकंड टर्म हो रहा है यानी कि a + d, और ये जो a ऑफ n - 1 है ये मेरा थर्ड टर्म हो रहा है यानी कि a + 2d, a + d और a + 2d। तो बस इस केस में जो a आएगा ना, a वो अलग आएगा, a इसमें फर्स्ट टर्म मेरा 41 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने a1। अब देखो ये d है, जो यहाँ पे d था सेम वही d यहाँ पे चलेगा, बस माइनस में चलेगा। अगर यहाँ पे d की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही थी और d पॉजिटिव में, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर है ये इनिशियल से बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, यहाँ पे d पॉजिटिव था, तो जब मैंने AP को उल्टा कर दिया तो d नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे अब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, a + 2d हो रहा था क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव है, तो जहाँ जहाँ ये प्लस है ना, जहाँ ये प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि d नेगेटिव है इसलिए वो बीच वाले प्लस को नेगेटिव बना देगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा हमको। और राइट हैंड साइड में तो 2/5 ही होगा। a तो हमको पता ही था, देखो फर्स्ट वाले AP के लिए a था 5, तो ये हो गया 5 + 3d। उसी AP को अगर मैंने पलट लिया तो फर्स्ट टर्म हो गया 41, तो 41 - 2d = 2/5। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25 + 15d = 82 - 4d। ओके, अब देखो d वाला टर्म्स एक साइड करो तो ये हो जाएगा 19d, और 82 - 25 ये हो जाएगा 57।
तो इसको सॉल्व करो तो डी की वैल्यू हो गई 57/19, देखो 3 आया। लास्ट केस में भी डी मेरा 3 आया था। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस आ गया, अब आप एपी आराम से बना सकते हो, ये पूरी सीक्वेंस बता सकते हो। तो फर्स्ट टर्म में 5, सेकेंड टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो ये हो जाएगा 8, ऐसे ही 11, 14 एंड सो ऑन, चलते रहेगा 41 तक। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, इस केस में n निकालना था। n भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो लास्ट टर्म उठा लो 41, तो 41 जो था वो मेरा कौन सा टर्म है, n का अगला वाला टर्म, यानी कि a प्लस n+1 इंटू डी। ठीक है ना। अब ये n+1 क्यों लिख रहा हूँ, ये पता होना चाहिए आपको, n+1 इंटू डी, क्योंकि ये an है, इसका अगला टर्म n+1 होगा, इसलिए a प्लस n+1 इंटू डी। तो 41 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 5, n+1, और d की वैल्यू कितनी आई 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 41 माइनस 5 ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू n+1। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 1 11, तो n की वैल्यू यहाँ से भी 11 आ रही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो इसी में अगर एक और चीज़ देखें हम, सपोज ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, ए बी सी अगर हमारा ए पी में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, यानी कि बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये बराबर होगा, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल टू इनका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से सॉल्व करें तो आएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, और यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो b की वैल्यू क्या आई a प्लस सी बाई 2, जबकि अभी हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में, अरिथमेटिक मीन के फर्स्ट पॉइंट में कहीं पे ए बी सी अगर ए पी में है तो इसका जो बीच वाला टर्म होता है b, वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई a प्लस सी बाई 2। जब भी 3 नंबर का केस आएगा तो उसमें हम बीच वाला नंबर यानी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या आता है वो a प्लस सी बाई 2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसको आप याद रखना, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिक मीन। सेम ज्योमेट्रिक मीन में भी करेंगे। तो पहला लाइन मैंने लिखा कि इन a, b, c अगर a b c मेरा GP में है तो b मेरा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, और b की वैल्यू भी मैं इस केस में निकाल सकता हूँ। जैसे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाली थी b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने का प्रोसेस अगर मैं देखूँ तो प्रोसेस ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर ये GP में है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की बात चलिए तो ये नंबर हमेशा GP में देगा हमको। तो b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b, यानी कि कॉमन रेशियो सेम, जो GP में होता है उसका कॉमन रेशियो सेम होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ तो रूट ऑफ ए सी। ठीक है, b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट और लास्ट हटाओ तो b बचेगा, तो b क्या कहलाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अगर 4 नंबर है, फर्स्ट और लास्ट हटाओ, बीच में बचेंगे b और c, तो b और c मेरे क्या कहलाएंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सिमिलरली अगला कंसेप्ट आता है इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर मेरे पास a और b कोई 2 नंबर है, इनके बीच में मैंने n ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, n ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 से लेके कहाँ तक gn तक, ये सब मैंने बीच में इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ऐसे इंसर्ट करना है कि पूरा मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में ही रहे। ठीक है, तो GP में रहने के लिए क्या कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म AR होता है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म AR क्यूब होता है। सिमिलरली GP में जब n टर्म्स रहते हैं, GP की सीरीज में जब n टर्म्स रहते हैं तो लास्ट टर्म जो रहता था वो AR की पावर n-1 आता था। ठीक है ना, लास्ट टर्म AR की पावर n-1 आता था, कब, जब n टर्म्स रहते थे। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है काउंट करो, G1 से लेके Gn तक n टर्म्स तो बस इतना ही हो गए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म ये है और एक एक्स्ट्रा टर्म ये है, तो यहाँ से अगर काउंट करना शुरू करोगे तो b जो होगा वो n+2 टर्म होगा। ठीक है, b जो होगा वो n+2 टर्म होगा, b जो होगा वो n+2 टर्म होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इसी फॉर्मूले से। अगर मैं निकालूँ तो an कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AR की पावर n+1। ठीक है, जब n टर्म्स होता है तो ये n-1 हो जाता है, जब n टर्म्स होते थे तो यहाँ पे पावर n-1 आ जाता था। तो यहाँ पे तो n+2 टर्म है टोटल, तो b के लिए पावर क्या आ जाएगा n+1, एक कम, n+2 में से एक कम, तो n+1 बचेगा। ठीक है, तो b इक्वल टू AR की पावर n+1 में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला
जो है a इंटू आर की पावर n प्लस वन, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को b देगा, ठीक है ना। ये भी ए एन का ही फॉर्मूला है nth टर्म का। ओके, बस n की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, n प्लस वन। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, कॉमन रेशियो निकालने के लिए r की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस वन, ठीक है। b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस वन। ठीक, क्योंकि ये जीपी में था ये पूरी सीक्वेंस, तो जीपी में कॉमन रेशियो निकालते, कॉमन रेशियो ने निकाला, सिंपली क्या किया, ए को लेफ्ट में ले आए तो बी अपॉन ए आ गया, और इधर अगर n प्लस वन है तो पावर को जब इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा कॉमन रेशियो आ गया मेरा। तो इस पूरी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो होगा बी अपॉन ए 1 अपॉन n प्लस वन। बी है लास्ट नंबर, ए है फर्स्ट नंबर, और ये जो n है, यहाँ पे भी याद रखना, n जो है नंबर ऑफ GMs इंसर्टेड, कितने GM आपने इंसर्ट किया है वो लेना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे n प्लस टू है, तो वो मत ले लेना। n जो है वो नंबर ऑफ GMs इंसर्ट, कितने GMs आपने इंसर्ट किए, ये 10 इंसर्ट किए तो n की वैल्यू 10 होगी, 20 इंसर्ट किए तो n की वैल्यू 20 होगी। ओके, सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करना n की, b और a तो हमेशा दिया रहेगा, सिंपली आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि जब हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था, जब ए बी सी ए पी में था तो अरिथमेटिक मीन निकाला तो a प्लस सी बाई टू आ रहा था। सिमिलरली जब उनका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, जब ए बी सी मेरा जीपी में था तो आया था अंडर रूट ए सी। तो यह ध्यान से देखो, कभी दो नंबर को ऐड करूंगा मैं तो ऑब्वियसली वो किसी भी मल्टीप्लाई के रूट से तो ग्रेटर ही होगा। ओके, मैंने कहा कि जब भी किसी नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, जब उस दोनों का प्रोडक्ट का रूट लेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ओके, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अरिथमेटिक मीन यानी कि a प्लस सी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ऐसा हो जाएगा a प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ अंडर रूट ए सी। अब ध्यान से देखो मैंने इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है किसी केस में। देखना अभी इक्वल कैसे आएगा। चलो अब मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो लेफ्ट में तो हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, लेफ्ट में हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। इस 4ac को जब लेफ्ट में ले जाएंगे, देखो इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और जब लेफ्ट से माइनस 4ac आएगा इधर तो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो सॉल्व हो जाएगा और ये हमको दे देगा प्लस 2ac माइनस 4ac प्लस 2ac। तो ये फिर से हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ओके, तो चलो एक लाइन और सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, a माइनस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि जो a माइनस सी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देखो, अगर जब भी c इज इक्वल टू a होगा यानी कि ये दोनों नंबर सेम होंगे, जब भी ये दोनों नंबर सेम होंगे मेरा am इज इक्वल टू gm आ जाएगा। अगर मैं करूँ इफ a इज इक्वल टू c, ठीक है, यहाँ से देखो रिजल्ट आ रहा है ना, a इक्वल टू सी भी आ रहा है। अगर मैं इधर ले जाऊँ तो इफ a इक्वल टू सी अगर मैं कहूँ तो देखो, तो लेफ्ट में अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस ए बाई टू, और राइट में देखूँ तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a इंटू ए। तो देखो ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाई 2, तो a आएगा इधर और इधर आ जाएगा a स्क्वायर का रूट a। तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन आ गया कि अगर दोनों नंबर सेम है, जब भी तुम अरिथमेटिक मीन ले रहे हो और फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम है, तीन के केस में, ए बी सी के केस में ए और सी जो होते थे फर्स्ट और लास्ट नंबर दोनों सेम है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ओके, तो दोनों नंबर सेम होगा, ए इक्वल टू सी होगा। जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। कब, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ये रिलेशन कब वैलिड है, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लेना।
ओके। तो जो अभी हमने रिलेशन देखा कि ए एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, तो ये जो रिलेशन है, ये अगर मेरे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स ए पी या जी पी में ना हो तो भी मैं इस रिलेशन को यूज़ कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट नंबर्स दैट वी आर डीलिंग विद आर इन ए पी एंड जी पी। सपोज मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, A1, A2, A3, A4, ठीक है, कहाँ तक, मान लो AN तक, ये नंबर है मेरे पास, ये कुछ ना तो AP में है ना GP में है, ये सीक्वेंस ना तो AP में है ना GP में, लेकिन फिर भी अगर इस नंबर का, इन सब नंबर्स का मैं मीन निकालूं, कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तो भी मेरा ये रिलेशन हमेशा ट्रू आएगा कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? देखो, मीन निकालना तो बहुत ईजी है। अरिथमेटिक मीन सिंपली नंबर्स को ऐड करो और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करो। अरिथमेटिक मीन ऐसे तो निकालते थे, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN तक, इन नंबर को ऐड किया मैंने, इसको n से डिवाइड कर दो। मीन ऐसे तो निकालते थे, जैसे मेरे को 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट मान लो 10 तक का मीन निकालना है, तो सबको ऐड करके टोटल 10 से डिवाइड कर दो, यही तो मीन होता है। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा ये चीज़। सिमिलरली अरिथमेटिक मीन सिंपली मीन ऐसे निकाल लो। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? इन्हीं सब नंबर्स का प्रोडक्ट करो, A1 इंटू A2 इंटू A3, कहाँ तक, AN तक, और इसका रूट ले लो। कौन सा रूट? nth रूट, मतलब जितने टर्म्स है उतना का रूट ले लो। अगर 3 टर्म है तो क्यूब रूट, 2 टर्म है तो स्क्वायर रूट, 4 टर्म है तो 4th रूट हो जाएगा, अगर 10 टर्म है तो 10th रूट हो जाएगा। ओके, और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ओके, तो ये सीक्वेंस ना तो मेरा एपी में था ना जीपी में था, तो वहाँ पे भी AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये वाला रिलेशन ऑलवेज होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसको देखना हम कहाँ यूज़ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस रिलेशन के लिए मेरा जो नंबर का सीक्वेंस है वो AP और GP में होने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर AP और GP में नहीं है तो भी मैं इस रिलेशन को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9/x, 4x प्लस 9/x। देखो यहाँ पे मैं AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करूँगा? मैंने बोला उसमें नंबर्स का आपको AP और GP में होने का कोई नीड नहीं है। देखो यहाँ 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो इनका मीन कैसे निकालते हैं? तो मान लो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका मेरे को मीन निकालना है, तो मैं मीन तो ऐसे निकालूंगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइड बाय 2, ये हुआ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो रूट हो जाएगा पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना, सारे टर्म्स को प्रोडक्ट कर देना, तो 4x इंटू 9/x, अगर 3 टर्म होता तो एक और टर्म आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और पावर क्यूब रूट हो जाती। फिलहाल 2 ही टर्म है तो पावर स्क्वायर रूट है, 3 टर्म होता है तो पावर क्यूब रूट होता है, 4 टर्म होता है तो पावर 4th रूट होता है, तो यहाँ nth रूट होता है। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36, तो रूट ऑफ 36। ओके, इस 2 को अगर मैं राइट में कर दूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लेफ्ट में बस बचेगा 4x प्लस 9/x। तो यहाँ से देखूँ 4x प्लस 9/x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ 36, रूट ऑफ 36 आएगा 6, तो 2 इंटू 6 इज 12, यानी कि इसका और इसका सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9/x इज 12। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं चाहूँ तो x की वैल्यू ही बता सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इज 12, तो 12 x की किस वैल्यू पे आएगी वो अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊँगा, ध्यान से देखो। जो मैंने अभी डिराइव किया था AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो लास्ट में लाइन ये चीज़ आई थी A माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने लिखा था कि A माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखा था A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू की बात चल रही है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कब होगा, ए की मिनिमम वैल्यू C के इक्वल होगी। अगर 2 नंबर है तो उनका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब वो दोनों इक्वल्स होंगे आपस में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन 2 नंबर्स की बात चल रही थी, 4x की और 9/x की। तो मिनिमम वैल्यू निकालने, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा वो निकालने के लिए क्या करो, A इज इक्वल टू C, क्योंकि मिनिमम की बात चलिए तो ग्रेटर देन हटाओ, यहाँ पे सीधा इक्वल टू लगा दो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ कर लो। तो मिनिमम की बात चल रही है तो 4x इज इक्वल टू 9/x कर दो, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 9/4।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/2 पे मेरा वैल्यू कितना आएगा, आएगा 12। ओके, मैं बस पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सपोज ये कब वैलिड है, जब क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लेनी है, तब के लिए वैलिड है। ओके, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा आपको।